नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो आज की पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। जी हां दोस्तों, बता दें कि महाराष्ट्र में आज से अगले 15 दिनों के लिए सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है। जानने की क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बेकाबू हो चुका है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने मंगलवार को कोरोना की रोकथाम के लिए नए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार की रात 8:30 बजे राज्य को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि आने वाले 15 दिनों तक धारा 144 रहेगा। उन्होंने कहा कि लोग बिना किसी बहुत जरूरी काम घरों से बाहर न निकले। उन्होंने बताया कि सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। ठाकरे ने कहा कि 14 अप्रैल से 15 दिन के लिए रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। दोस्तों, जान लीजिए कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। तो बता दें कि अगले 15 दिन के लिए पूरे राज्य में बेवजह घूमने पर पूरी पाबंदी। आवश्यक काम होने पर ही घरों से निकलना होगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर राज्य में सब कुछ बंद रहेगा। लोकल बसें समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधन खुले रहेंगे। ई कॉमर्स सर्विस खुली रहेगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। बैंकों में पहले की तरह काम होता रहेगा। होटल टेक अवे और होम डिलीवरी कर सकेंगे। कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग कामगारों की कंस्ट्रक्शन साइटों के पास ही रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार को निर्देश। नाइट कर्फ्यू छोटा कदम, पूर्ण लॉकडाउन पर करें विचार। बता दें कि यूपी के सभी बड़े शहरों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कड़े फैसले लेने को कहा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कोरोना संक्रमण के अधिक प्रभावित शहरों में 2 या 3 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के सड़क पर दिखाई दे तो उस पर अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सड़क ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए जाए। शहरों में खुले मैदानों को अस्थायी अस्पताल के तौर पर प्रयोग में लाया जाए। अगर बहुत जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाएं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा दी जानी चाहिए? आपके क्या सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में बता दें कि चांद के दीदार के साथ रमजान का मुकद्दस महीना शुरू। आज से पहला रोजा। बता दें कि पूरे देश में रमजान का मुकद्दस महीना आज से शुरू हो रहा है। रमजान का चांद मंगलवार को दिखा, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने अल्लाह की इबादत के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बुधवार को पहला रोजा होगा और 12 मई को यह समाप्त होगा। रमजान के महीने का पहला 10 दिन रहमत का होता है। इस दिन बंदों पर खास रहमो करम फरमाते हैं। आपको बता दें कि रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग इस मौके पर पूरे महीने लोग सुबह से शाम तक उपवास करते हैं। फिर इफ्तार के बाद खास तरह की नमाज अदा की जाती है। गौरतलब है कि इस बार कोरोना संकट के कारण पूरी दुनिया में रोजेदारों को घरों में ही इबादत करने की सलाह दी जा रही है। भारत में भी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी ऐसी ही अपील की है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से भी मुसलमानों को रमजान के वक्त भी कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। सोना खरीदने को लेकर सरकार का नया नियम 1 जून से होगा लागू। बता दें कि सोना खरीदने वालों के लिए खास खबर है। सोना खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोना खरीदने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने 1 जून से गोल्ड खरीदने के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया है। बिना हॉलमार्क वाले सोने को 1 जून से खरीदा नहीं जा सकेगा। न तो आप बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने खरीद सकेंगे और न ही ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग वाले गहने बेच सकेंगे। बता दें कि 1 जून के बाद से ज्वेलर्स सिर्फ 3 ग्रेड यानी 22 कैरेट, दूसरा 18 कैरेट और 14 कैरेट के सोने ही बेच सकेंगे। वहीं गहनों पर हॉलमार्क अनिवार्य होगा। सरकार के इस आदेश को 1 जून से देश के सभी ज्वेलर्स को मानना होगा। आपको बता दें कि हॉलमार्क सोने के गहनों की शुद्धता की गारंटी है। इसके बाद से आपको सोने की क्वालिटी को लेकर कोई संशय नहीं रहेगा। सरकार के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रेलवे ने यूपी बिहार के लिए शुरू की 14 समर स्पेशल ट्रेनें। जान लीजिए पूरी जानकारी। बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में कोरोना मामलों में वृद्धि के कारण नाइट कर्फ्यू और पूर्ण लॉकडाउन जैसे सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवासी श्रमिक अपने राज्यों में वापस लौटने शुरू कर दिए हैं।
प्रवासी श्रमिकों की वापसी को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के लिए 14 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इससे यूपी और असम के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इन ट्रेनों को 12 अप्रैल से चलाया जाएगा। दोस्तों, ट्रेनों की पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो सरकार द्वारा चलाई जा रही इस स्पेशल ट्रेन की लिस्ट में क्या आपके शहर की ट्रेन शामिल है या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। बता दें कि प्रतिबंध खत्म होते ही बीजेपी पर गरजी सीएम ममता बनर्जी, बोली मैं फाइटर हूं, बंगाल को नहीं बनने दूंगी गुजरात। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 24 घंटे के प्रतिबंध के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में कूद पड़ी हैं। सीएम ममता बनर्जी ने 12/7 में एक रैली के दौरान एक फिर से भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, बंगाल कभी गुजरात नहीं बन सकता, मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं है। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने खुद को स्ट्रीट फाइटर भी बताया। गौरतलब है कि देश के 5 बड़े प्रदेशों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होना है, जिसमें से 4 फेज की वोटिंग पूरी हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राज्यों में 2 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी और टीएमसी में बड़ी जंग देखने को मिल रही है। सीएम ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, वो चुनाव आयोग को भी आड़े हाथ ले चुकी हैं। मंगलवार को 12/7 चुनावी रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने जमकर हमला बोला। अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी के गुजरात मॉडल की भी धज्जियां उड़ाई। पश्चिम बंगाल के सीएम ने खुद को स्ट्रीट फाइटर बताते हुए कहा कि बंगाल को कभी भी गुजरात नहीं बनने देंगे, मैं युद्ध के मैदान में लड़ूंगी, मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं। बीजेपी को बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास पैसा, होटल, सभी जांच एजेंसियां, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी ये लड़ाई हार चुकी है क्योंकि मैं फाइटर हूं। बता दें कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया था, जो मंगलवार शाम 8 बजे खत्म हुआ। इसके विरोध में ममता बनर्जी कोलकाता के गांधी पार्क से धरने पर भी बैठ गई थी। दोस्तों, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दावों में कितनी सच्चाई है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जिसमें बता दें कि शुवेंदु अधिकारी को मिनी पाकिस्तान कहने पर चुनाव आयोग ने चेतावनी देकर छोड़ा। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कट्टर प्रतिद्वंदी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हल्की चेतावनी देकर छोड़ दिया है। चुनाव आयोग का यह फैसला ऐसे समय में आया जब आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी थी, जिसके विरोध में ममता बनर्जी ने कोलकाता की गांधी प्रतिमा के पास बैठकर धरना दिया था। कभी ममता बनर्जी के खास सहयोगी रहे अधिकारी के खिलाफ मिनी पाकिस्तान वाले बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शुवेंदु अधिकारी ने दिसंबर में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और पार्टी ने नंदीग्राम से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। ममता बनर्जी भी अपनी भवानीपुर सीट छोड़कर अधिकारी के खिलाफ लड़ने यहां पहुंची हैं। तो चुनाव के दौरान हिंसा और नेताओं द्वारा दिए गए नफरत फैलाने वाले बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कुंभ मेला में उमड़ी भीड़ को फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने बताया कोरोना बम, पूछा इसका जिम्मेदार कौन। बता दें कि कोरोना वायरस के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच हरिद्वार महाकुंभ के आयोजन की लगातार आलोचना हो रही है। लोग इस आयोजन को कोरोना बम मान रहे हैं। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने शाही स्नान से जुड़ी तस्वीर साझा की है। इस फोटो को शेयर करते हुए राम गोपाल वर्मा ने भीड़ को कोरोना एटम बम बताया है। बता दें कि राम गोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं, साथ ही इसके जरिए सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से बोलते भी रहते हैं। राम गोपाल वर्मा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर 2 तस्वीरें साझा की हैं। इनमें से एक तस्वीर हरिद्वार के कुंभ मेले की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर पिछले साल दिल्ली की मस्जिद में जमा हुए जमातियों की है। राम गोपाल वर्मा ने अपने अगले ट्वीट में अल्बर्ट आइंस्टीन के विचार का जिक्र करते हुए लिखा कि बाईं ओर कुंभ मेला 2021 और दाईं ओर जमात 2020 है और इस मूर्खता का कारण केवल भगवान जानते हैं। राम गोपाल वर्मा ने कुंभ मेला से जुड़ी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि जिस चीज को आप देख रहे हैं वो कुंभ मेला नहीं बल्कि ये कोरोना एटम बम है। मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि इस वायरल एक्सप्लोजन का जिम्मेदार आखिर कौन होगा। राम गोपाल वर्मा के इस ट्वीट में भारी मात्रा में श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इससे पहले एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और सोनी राजदान ने भी कुंभ मेला में उमड़ी भीड़ को लेकर ट्वीट किया था। तो दोस्तों, देश में फैली महामारी के बीच कुंभ में उमड़ी भीड़ क्या सरकार के ऊपर सवाल उठाती है? अपनी राय, अपने कमेंट हमें जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
दोस्तों अगली बड़ी खबर गोवा से आ रही है। बता दें कि गोवा में बीजेपी को बड़ा झटका, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एनडीए से तोड़ा रिश्ता। बता दें कि गोवा में बीजेपी को आज उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसकी सहयोगी पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एनडीए से रिश्ता तोड़ दिया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने राज्य की भाजपा नीति सरकार पर गोवा विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और मंगलवार को वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से अलग हो गई। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में जीएफपी के 3 विधायक हैं। जीएफपी ने 2017 में एनडीए को मनोहर पारिकर की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनवाने के लिए समर्थन दिया था। हालांकि पारिकर के 2019 में निधन के बाद प्रमोद सावंत की अगुवाई वाली सरकार में जीएफपी के 3 मंत्रियों को स्थान नहीं मिलने से पार्टियों के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। इसके बाद जीएफपी की राज्य कार्यकारी समिति और राजनीतिक मामलों की समिति ने मंगलवार को बैठक की, जिसमें एनडीए से अलग होने का फैसला लिया गया। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केजरीवाल सरकार ने बदली चांदनी चौक की सूरत, चमाचम हुई सड़कें, मिली जाम से मुक्ति। बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली की सत्ता में आई है तब से उसने दिल्ली और दिल्ली वासियों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। लोगों के हित में केजरीवाल सरकार ने कई ऐसी योजनाओं को लागू किया है जो पूरे भारत में किसी और राज्य में देखने को नहीं मिलती है। अब केजरीवाल सरकार चांदनी चौक की सूरत को बदलने के काम में लग गई है। बता दें कि चांदनी चौक लाल किले के ठीक सामने स्थित है और वो ऐतिहासिक रूप से भी काफी मायने रखती है। इसके बावजूद चांदनी चौक का किसी भी सरकार ने सुध नहीं ली, लेकिन केजरीवाल सरकार अब इसके सौंदर्यीकरण में लग गई है। चांदनी चौक को वर्ल्ड क्लास लुक दिया जा रहा है। इसे यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार इसे आधुनिक रूप देने में लग गई है। यहाँ आने जाने वाले लोगों को जाम जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए वहां सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मोटरसाइकिल की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले वहां हमेशा जाम जैसी समस्या बनती थी और लाल किला देखने के लिए आने वाले पर्यटक जाम की वजह से बेहद परेशान रहते थे। केजरीवाल सरकार ने इस समस्या को महसूस किया और अब इससे लोगों के निजात दिलाने के काम में जुट गई है। दोस्तों केजरीवाल सरकार के इस पहल के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जिसमें बता दें कि भोपाल में कोरोना का कहर, स्थिति को काबू में करने के लिए कैंसिल करनी पड़ी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, जिसकी वजह से कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के अलावा एमपीपीएससी राज्य वन सेवा की मेंस परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। इस महामारी से सबसे ज्यादा इंदौर और भोपाल प्रभावित है, जिसे देखते हुए भोपाल के सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। तो अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर उठाएं केजरीवाल सरकार की सभी योजनाओं का लाभ। बता दें कि अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। लोगों के हित में ताबड़तोड़ फैसले ले रही अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और अच्छा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने आम लोगों को अपनी विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया है, जिस पर मिस कॉल देकर आप सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली सरकार की योजनाओं से आम जनता को जोड़ने के लिए 8447004400 नंबर जारी किया है। ये नंबर मुख्य रूप से दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। उन्होंने दिल्ली राज्य अन्न पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ये नंबर जारी किया। इस दौरान आयोग के अधिकारियों ने विभाग द्वारा किए गए कार्यों की जानकारियां भी प्रस्तुत की। अगर आप भी दिल्ली वासी हैं तो अपने इलाके का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बता दें कि मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों की भारी भीड़। रेलवे बोला हर साल गर्मियों में इस तरह की भीड़ होती है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते मुंबई से एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। लॉकडाउन की आशंका से प्रवासी मजदूर मुंबई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। मुंबई के कुर्ला में लोकमान्य तिलक टर्मिनस में प्रवासी मजदूरों की काफी भीड़ देखी गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोगों की भीड़ रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे ने लोगों को आशंकित न होने के लिए कहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामले और लॉकडाउन की आशंका के चलते एक बार फिर से घर वापस जा रहे हैं लोगों को एक बार फिर पिछली बार की तरह कमाने खाने की चिंता हो रही है। यही कारण है कि अपने गांव जाने के लिए लोग रेलवे स्टेशनों के बाहर डेरा डालने लगे हैं। वहीं कई मजदूर बसों के जरिए भी अपने राज्यों के लिए निकल पड़े हैं। स्टेशनों पर हो रही भारी भीड़ को लेकर मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने बयान जारी किया है। दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि देश के इन हिस्सों में गरज के साथ होगी तेज बारिश। बता दें कि आईएमडी का क्या है ताजा अपडेट।
देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोग गर्मी से परेशान हैं। दिल्ली में दिन चढ़ने के साथ ही बहुत तेज धूप हो रही है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर के लोग अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी से परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर देश के अन्य हिस्सों में भारतीय मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 14 से 16 अप्रैल के दौरान तमिलनाडु, केरल, माहे और कर्नाटक के दक्षिण और तटीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।